हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक नया चैप्टर है, इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पहले देखिए इस चैप्टर का नाम क्या बता रहा है। प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब हम जानते हैं, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। ये पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ रखा था लिविंग वर्ल्ड में कि ग्रोथ का मतलब होता क्या है। मास का इंक्रीज कर जाना, नंबर का इंक्रीज कर जाना, सेल का नंबर बढ़ सकता है, मास बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, हाइट बढ़ सकता है, ये सब क्या है, ग्रोथ है। डेवलपमेंट शब्द का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट इक्वल टू होता है ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसका न्यू बॉर्न बेबी है, धीरे धीरे क्या होगा, वो बड़ा होगा, उसका ग्रोथ हुआ, उसकी हाइट बढ़ी, उसके बॉडी में जो मास थे वो बढ़े, ठीक है। उसकी बॉडी में जितने भी बोल सकते जितने भी सेल हैं अपना अपना काम करना जान गए, ठीक है, उनमें डिफ्रेंशिएशन भी हो गया। तो हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ के साथ जो सेल है आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो गए हैं अपने काम में, ठीक है। ऐसे प्लांट की बात करती हूँ, जैसे प्लांट का सीड है, मान लीजिए मैंने एक बीन का सीड ले लिया है, ठीक है। इसको मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा, चना का मान लीजिए ये सीड है, इसको पानी में भिगो के रखा। सुबह में देखा कि इसमें छोटे छोटे इस तरीके से ये जर्मिनेट करना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने क्या देखा कि एक अच्छा खासा सॉइल था, फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे इसको रख दिया। कुछ दिन बाद देखा कि ये जो सीडलिंग है इनमें से एक छोटा सा प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। नीचे रूट बनने लगा, ऊपर स्टेम इसका बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कुछ दिन बाद और देखा तो यहाँ से एक नया प्लांट आ गया। तो ये क्या है, ग्रोथ हो रहा है। और आगे चल के जो प्लांट है, आगे चल के इसके सेल फिर से अपने आप को परमानेंट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अपने अपने काम को बांट लेंगे। तो ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं। साथ में हम ये देखेंगे कितने टाइप के प्लांट में ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शन है, वो किस तरीके से हैं, इनहिबिटरी हैं या फिर बोल सकते हैं कि फेवरेबल हैं। आज चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। You have already studied the organization of the flowering plant in chapter 5। आप पहले से ही जानते हैं कि एक फ्लावरिंग प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फ्लावरिंग प्लांट में सबसे अच्छा फ्लावर होगा, ठीक है। ये एक मेन साइट है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मिस एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद रूट, स्टेम, लीफ होगा, ठीक। फ्लावर में बहुत सारे पार्ट होंगे रिप्रोडक्टिव, जैसे कि एंड्रोशियम होगा जिसमें हम बोल सकते हैं, एंथर होगा, बाइलोब्ड और फिलामेंट होगा। अगर हम बात करते हैं गाइनेसियम, जो फीमेल का पार्ट है, उसे कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। हमने सारे स्ट्रक्चर किसमें पढ़े, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। हैव यू एवर thought about where and how the structure like root, stem, leaf, flower, fruit and seed arises and that too in orderly sequence। क्या आपने कभी सोचा है कि कहाँ से सारे स्ट्रक्चर, रूट हो गए, स्टेम हो गया, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब कहाँ से निकलते हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर सीड को हम लोग जर्मिनेट कराएं जमीन पे, फर्टाइल सॉइल में, तो आप देखेंगे वहाँ से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा। नीचे का जो स्ट्रक्चर होगा वो, उसको हम बोलते हैं, इधर से जो स्ट्रक्चर निकलेगा रेडिकल से, उसे हम क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम बनाएगा। जो प्लूम्यूल से स्ट्रक्चर निकलेगा ये क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है, शूट सिस्टम बन जाएगा। नीचे अगर रूट हो गए तो ऊपर क्या होगा, स्टेम होगा। हाँ, स्टेम में क्या होंगे, डिफरेंट नोड इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हर जगह नोड प्रेजेंट होगा। और उसी नोड से क्या निकलेंगे, लीफ निकलेंगे, आगे चल के वहीं से ब्रांचेस बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं जो नोड है वहाँ से क्या होता है, लीफ निकलते हैं, वहाँ से हम बोल सकते हैं एक्सिलरी नोड है अगर यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे लैटरल बर्ड प्रेजेंट है तो आगे चल के ब्रांचेस बनाएंगे, यहाँ से हम बोल सकते हैं बर्ड निकल सकता है, आगे चल के फ्लावरिंग होगा। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। You are by now aware the term seed, seedling, plantlet and mature plant, ठीक है। अगर आपको जानना है कि सीड क्या होता है, सीडलिंग क्या होता है, प्लांटलेट और मेच्योर प्लांट क्या होता है, उसको देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे सीड था जिसको हमने क्या किया, उसका जर्मिनेशन करा, उसको सीड में, उस सीड को कहाँ रखा, हमने सॉइल के अंदर रख दिया। इस तरीके से देखिए ये जर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे। ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा जहाँ से ये रूट निकल रहा है, ये कहाँ से निकलेगा, रूट। अगर डाइकॉट ये बोल सकते हैं सीड है तो रेडिकल से निकलेगा। जो स्टेम वाला पार्ट है, शूट वाला पार्ट है, वो कहाँ से निकल रहा है, प्लूम्यूल से निकल रहा है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर, इसे कॉटिलिडन बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम डाइकॉट यहाँ पे हम सीड लेते हैं तो दो कॉटिलिडन होंगे, मोनोकॉट में एक ही होगा। सीड लाइन है यहाँ पे देखिए, सॉइल की लाइन है यहाँ पे, ये जो थी सीड है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आगे देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे रूट निकल रहा है, इसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसे इपिकोटाइल बोलेंगे। ये देखिए इपिकोटाइल हुक है, ये किस में देखने को मिलता है, डाइकॉट के सीड में देखने को मिलता है सिर्फ,
ठीक, यही देखिए यहाँ पे सीड था, सीड धीरे धीरे जर्मिनेट करा, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लांटलेट बोलते हैं। आगे चल के ये पूरी तरीके से एक मेच्योर प्लांट का निर्माण कर दिया। तो एक सीड से एक छोटा सा प्लांटलेट निकलेगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक सीड आपने क्या किया, उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव कर दिया। सीड में क्या होता है, डॉर्मेंसी सीजन आ जाता है कि कुछ टाइम तक वो अपना ग्रोथ वगैरह कुछ शो नहीं करता है, लेकिन जैसे उसका फेवरेबल कंडीशन मिल गया, पानी मिल गया, ठीक है, सॉइल मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो वो क्या करता है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। जब भी आप इस तरीके के सीड को जमीन में लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से उसके छोटे से बोल सकते हैं जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, वहाँ से छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और एक मैच्योर सीड में बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है। You have also seen that the tree continue to increase in the height or growth over the period of time। आप ये भी देखे होंगे कि जो ट्री है वो कंटिन्यूसली अपने हाइट को बढ़ाता रहता है और उसकी मोटाई जो है, उसका जो डायमीटर है, जो ग्रिथ है, वो भी बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम। हाउएवर द लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन बट ऑल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियडिकली एंड सम टाइम रिपीटेडली। ठीक है, क्या होता है कि एक सेम प्लांट है, मान लीजिए मैंगो, कुछ टाइम पहले देखा कि प्लांट इतना छोटा था, लेकिन कुछ टाइम बाद देखा कि प्लांट और बड़ा हो गया। ठीक है, प्लांट की हाइट भी बढ़ गई, प्लांट की ग्रिथ भी बढ़ गई, उसकी चौड़ाई भी बढ़ गई, उसका मोटापा भी बढ़ गया, लेकिन जो लीफ हैं, जो फ्रूट हैं, ठीक है, उनका जो साइज था, जो डायमेंशन था, वो क्या है, सेम है। कुछ समय बाद देखेंगे जो फ्रूट अब तक प्लांट पे लगे थे, मतलब पेड़ पे लगे हुए थे, कुछ टाइम बाद वो नीचे गिर जाएंगे, वो पूरी तरीके से पक चुके हैं। ठीक है, जो पत्तियां पहले से लगी हुई थी टहनियों में, वो भी टूट के जमीन पे आ गई। ठीक है, वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रोसीडेड द फ्लावरिंग इन दी प्लांट। ठीक है, जो वेजिटेटिव फेज है ये क्यों प्रोसीड करता है फ्लावरिंग। ठीक है, all the plant organ are made up of variety of tissue. Is there is any relationship between the structure of the cell, tissue and organ and their function they perform। जितने भी प्लांट होते हैं, जो उनके ऑर्गन होते हैं, वो किससे बने होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं। क्या उनका कोई रिलेशनशिप है सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, किस तरीके से उनका फंक्शन एक दूसरे से मिलता है। कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड। क्या जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऑल द सेल ऑफ द प्लांट आर डिसेंट ऑफ द जाइगोट। जितने भी प्लांट के सेल हैं वो किससे बने हुए हैं, जाइगोट से बने हुए। मीन्स जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है वो कौन है, डिप्लॉयड जाइगोट है, इससे ही बने हुए हैं। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों मिल जाते हैं, सिंगैमी होता है, उस समय डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम क्या है, जाइगोट है। The question is then why and how do they have different structure and functional attribute। क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्यों और किस लिए यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन का एट्रीब्यूट हमें देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस। डेवलपमेंट यहाँ पे सम है दो प्रोसेसेस का, जिसमें ग्रोथ है और दूसरा डिफरेंशिएशन है। कि डेवलपमेंट को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आपको ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन बताना होगा कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है, उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, उनका मास बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, साथ में जो सेल हैं आगे चल के वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मीन्स सेल क्या हो रहे हैं, आगे चल के परमानेंट होते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट हो रहा है। To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of the mature plant from the zygote fertilized egg follow a precise and highly ordered succession of the event। ठीक है, इससे पहले हम शुरुआत करें कि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी भी मेच्योर प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, वो फर्टिलाइज्ड एग से हो रहा है, जाइगोट से हो रहा है। एक ऑर्डर में क्या होता है, इवेंट होते हैं। मान लीजिए ये कोई मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, इन्होंने अपने गैमेट प्रोड्यूस किए, यहाँ पे मेल गैमेट आ गया, ठीक है, और ये फीमेल गैमेट आगे चल के फ्यूज़ हुआ, आगे चल के स्ट्रक्चर बना 2m, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, वो कौन हुआ, जाइगोट। अब बात करते हैं अगर स्ट्रक्चर इनका डिप्लॉयड है, ठीक है, इनकी बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड। अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म प्लांट की, स्पोरोफाइट उनका मेन प्लांट बॉडी है, वो कैसे हैं, डिप्लॉयड है। ठीक है, तो आगे चल के जाइगोट माइटोसिस करेगा, ठीक है, माइटोसिस कर करके ढेर सारे सेल बढ़ा देगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो सेल होंगे आगे चल के डिफरेंशिएट होंगे, आगे और भी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर जाके एक नया स्पोरोफाइट बनेगा। तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी मेच्योर प्लांट का, वो किससे हो रहा है, जाइगोट से हो रहा है, जो सिंगल सेल्ड है। डिप्लॉयड यहाँ पे जो सेल है वो कौन है, जाइगोट है। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कौन है, जाइगोट है। फिर इवेंट आते हैं, वहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले हम बोल सकते हैं जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी, ठीक है, फिर वो प्लांट बनेगा और आगे चल के प्लांट है, फिर आगे चल के ये सीड वगैरह बनाएंगे, फिर इस सीड से क्या बनेगा, यहाँ पे फिर से जर्मिनेशन होगा। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता जाएगा। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म दैट प्रोड्यूसेस द रूट, लीव, ब्रांचेस,
फ्लावर, फ्रूट एंड सीड एंड इवेंचुअली दे डाई। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान जब इतना सारे स्ट्रक्चर बन रहा है, इस प्रोसेस के दौरान जो प्लांट होगा उसके पास रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, फ्लावर्स आएंगे उसके पास, फिर फ्रूट भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं, फिर धीरे धीरे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई प्लांट बहुत सालों से जिंदा है। कुछ प्लांट को छोड़ दिया जाए, जैसे बनियन ट्री को छोड़ दिया जाए, जो जिसका बोल सकते हैं लाइफ स्पैन हम बोल सकते हैं वो 100 या फिर बोल सकते हैं 1000 ईयर तक रहता है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि ह्यूमन कितना उसको कंजर्व करके रख सके, बट लाइफ स्पैन तो इतना ही रहता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है, जब भी कोई प्लांट में डेवलपमेंट होता है, मैच्योर प्लांट बनता है, इतने सारे स्ट्रक्चर बनते हैं और एक दिन इस प्लांट का भी डेथ हो जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज द सीड जर्मिनेशन। जो पहला स्टेप होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ में, तो क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है। द सीड जर्मिनेट व्हेन द फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। सीड तभी जर्मिनेट करता है जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो। फेवरेबल कंडीशन में क्या आ सकता है, ऑक्सीजन हो, ठीक है, वाटर अवेलेबल हो, फर्टाइल सॉइल हो, सब कुछ प्रेजेंट है। अगर फर्टाइल सॉइल नहीं प्रेजेंट है, ये भी खराब हो जाएगा, सीड यहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। साथ में हम बोल सकते हैं टेम्परेचर रहना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्या एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो इनका अच्छा योगदान है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने में। In absence of such favorable condition, the seed do not germinate and goes into the period of suspend growth or the rest। अगर ये सारे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलते हैं सीड को, तो सीड कहाँ चला जाता है, एक ऐसा फेज जहाँ पे वो रेस्ट हो जाए, सस्पेंड हो जाए उसका ग्रोथ। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है सीड, ठीक है, सीड के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, बट ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसके लिए सारे फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल नहीं है उस समय। तो ये कौन से फेज में जाएगा, डॉर्मेंसी वाले फेज में चला जाएगा। Once favorable condition return, the seed resume the metabolic activities and growth take place। जैसे ही उसका favorable condition वापस आ जाएगा, वैसे ही seed फिर से metabolically active हो जाएगा और फिर से वो growth show करना start कर देगा, मीन्स seed का germination हो जाएगा। In this chapter you shall also study some of the factor which govern and control this developmental process। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको कंट्रोल करेंगे इनके डेवलपमेंट प्रोसेस को। दिस फैक्टर आर बोथ इंट्रिंसिक इंटरनल एंड एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल टू द प्लांट। यहाँ पे दो फैक्टर बताए गए हैं, इंट्रिंसिक इंटरनल होगा, प्लांट की बॉडी के अंदर होगा, या तो जेनेटिक कंट्रोल हो सकता है, दूसरा होगा फाइटो हार्मोन्स, बोल सकते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में कौन आएगा, लाइट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है प्लांट के ग्रोथ के लिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे जर्मिनेशन दिखाया गया है, सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन। यहाँ पे बीन का एक सीड दिया गया है, ठीक है, उसका ग्रोथ कराना है, इनको एक प्लांट बनाना है सीड से। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस सीड को थोड़े से पानी में भिगो के रखना है, या फिर ऐसी सॉइल में रखना जहाँ पे पहले से ऑलरेडी वाटर कंटेंट है, वहाँ पे मॉइस्चर है। ओके, तो इस सीड को हम क्या करेंगे, जर्मिनेट कराएंगे। यहाँ पे जहाँ पे कॉटिलिडन देखिए इसका ब्रेक होगा इस तरीके से, यहाँ पे नीचे की तरफ रेडिकल से रूट निकलेंगे, इसे हम हाइपोकोटाइल बोलेंगे, ऊपर वाला को हम बोलते हैं एपिकोटाइल, ये हुक जैसा है। फिर ये कॉटिलिडन यहाँ रह जाएंगे, ऊपर क्या होगा, प्लीन्यूल से इस तरीके से लीफ बनेंगे और रेडिकल से रूट सिस्टम बन जाएगा आगे चल के, और एक मेच्योर इस तरीके से सीड से एक प्लांट बनेगा। ये क्या है, सीडलिंग है, ठीक है, ये उसके प्लांटलेट है कि सीड से छोटे छोटे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांटलेट निकल रहे हैं। अभी सीड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन एक मेच्योर प्लांट में कहीं भी सीड का कोई नामो निशान नहीं है। ओके, आगे देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग। ग्रोथ क्या है, एक फंडामेंटल सबसे बेसिक चीज़ है, मिस हम बोल सकते हैं। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है विजिबल, जो आंखों से दिखाई दे, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि हम लिविंग वर्ल्ड में पहले से ही जानते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में हो सकता है। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो इनसाइड होगा, अंदर से होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब उसके बॉडी के ऊपर, ठीक है, ढेर सारे मटेरियल अकोमुलेट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका मास बढ़ जा रहा है, उसकी साइज बढ़ जा रही है आउटसाइड से, बाहर से, तो वो भी क्या है, ग्रोथ शो कर रहा है। तो इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे फंडामेंटल है ये, कॉन्स्पिशियस है, जो आंखों से दिखाई पड़ता है कि हाँ ग्रोथ हो रहा है। अगर छोटा सा बच्चा 3 साल का आपने देखा, आगे आप 4 साल बाद 5 साल बाद देखते तो बच्चा बच्चा नहीं रहा, अब वो क्या हो रहा है, यंग होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है।
व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन द इंडिविजुअल सेल। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है कि जो इरिवर्सिबल है, परमानेंट है। एक बार अगर ग्रोथ हो गई तो दोबारा से वो छोटा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए एक बार प्लांट की साइज इतनी हो गई, दोबारा से इतनी छोटी नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल है, परमानेंट होगा ग्रोथ। ठीक है, साइज में या तो ऑर्गन के साइज में इंक्रीजमेंट होगा या फिर बोल सकते हैं किसी और पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, साथ में या तो इंडिविजुअल के सेल में इंक्रीज होगा। जनरली ग्रोथ इज अकम्पनाइज्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो ग्रोथ होता है जनरली ये अकम्पनाइज्ड होता है, किसके द्वारा होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस से। मीन्स एनाबॉलिज्म होगा किसी चीज़ का बनना, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? किसी बायोमोलिक्यूल का टूट के एनर्जी निकालना। ठीक है, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, एम्पाबॉलिक पाथवे हो गया ये तो, जिससे क्या होता है? एटीपी निकलता है और एटीपी की मदद से क्या होता है? ग्रोथ होता है। एनर्जी चाहिए। अगर कोई छोटा सा बच्चा है या कोई प्लांट है, आपने सीड लगा दिया, ठीक है, अब आप इसको देखभाल कर नहीं रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं सही से, आप इसका टेम्परेचर नहीं देख रहे कि सही जगह पे है कि नहीं, धूप अच्छी से आ रही है कि नहीं, तो इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आपको इसका केयर करना पड़ेगा, आपको वाटरिंग करना पड़ेगा डेली, आपको देखना पड़ेगा कि कोई यहाँ पे ब्राउजिंग एनिमल तो नहीं है, किसी तरीके से इसे खतरा तो नहीं है, तो तब जाके इसका ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ में यही होता है कि आपको पूरी तरीके से केयर करना पड़ेगा, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी एक्सपेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ये ग्रोथ हो रहा है, इसकी अगर हाइट, ये साइज बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है? यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, तब जाके इसका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, Therefore, for example, expansion of the leaf is growth। अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं कि expansion of the leaf, अगर लीफ छोटी सी लीफ है, आगे चल के बहुत बड़ी सी लीफ बन गई, तो इसका मतलब जो साइज बड़ी है लीफ की, किसकी वजह से हुआ है? ये ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे एनर्जी खर्च हुई है, एटीपी यहाँ पे खत्म हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, How would you describe the swelling of the piece of wood when you placed in water? आप क्या कर रहे हैं? वुड है, ठीक है, लकड़ी का एक बोल सकते हैं, यहाँ पे वुड दिया गया है। ठीक है, आपने इसको क्या रखा? पानी में रख दिया। कुछ टाइम बाद देखेंगे इसकी साइज और बढ़ गई, मीन्स ये फूल गया, स्वेल हो गया, वाटर इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या ये ग्रोथ है? नहीं, ये ग्रोथ नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं? इम्बाइवेशन बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आप बरसात में देखेंगे कि जो लकड़ियाँ रखी होती हैं काट के, इनमें पानी चला जाता है तो इनकी साइज़ क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, ये कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ये इम्बाइवेशन बोलते हैं इसको। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमाइंड। ठीक है, हम प्लांट की ग्रोथ को जनरली डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांट के पास कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करते रहते हैं। Plant growth is unique because the plant retain the capacity for unlimited growth throughout their life। ठीक है, जो प्लांट है इनके पास यूनिक ये सारी चीज़ें हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं जिसके पास कैपेसिटी है कि अनलिमिटेड ग्रोथ शो करे पूरे लाइफ तक। This ability of the plant is due to the presence of मेरिस्टम at the certain location in the body। ठीक है, ये एबिलिटी जो प्लांट के पास आ रही है किसकी वजह से आ रही है? यहाँ इसकी वजह से आ रही है, मेरिस्टम की वजह से आ रही है, जो कहाँ प्रेजेंट है? लोकेशन पे प्रेजेंट है। मान लीजिए कोई प्लांट है हमारा, इसका रूट सिस्टम है, यहाँ इसका शूट सिस्टम है। ठीक है, तो जो रूट के टिप पे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन प्रेजेंट है? रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम जो है ये आगे चल के रूट के सेल को डिवाइड करता रहेगा, मीन्स माइटोसिस करता रहता है, लेंथ बढ़ाता रहता है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? शूट एपिकल मेरिस्टम। टिप पे प्रेजेंट है शूट एपिकल मेरिस्टम, आगे चल के इनके टिप पे प्रेजेंट है, जो क्या करता है? शूट की हाइट बढ़ाता रहता है। ठीक है, The cell of such meristem have the capacity to divide and cell perpetuate। जो सेल है मेरिस्टम की, चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम हो या रूट एपिकल मेरिस्टम हो, उनके पास कैपेसिटी होती है खुद को डिवाइड करने की और सेल परपेट्यूएट करने की। मीन्स फिर से क्या करना है? रीगेन कर लेना है कैपेसिटी डिवीजन करने की, माइटोसिस करने की। The product however soon loses the capacity to divide and such cell make up the plant body। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल आगे चल के डिवाइड करके जो सेल बनाए हैं, अगर उनके पास कैपेसिटी खत्म हो जाती है खुद से डिवाइड करने की, मीन्स वो परमानेंट बन रहे हैं, वो सेल परमानेंट होते जा रहे हैं, तब उससे क्या होता है? एक प्लांट की बॉडी बनती है। जो परमानेंट सेल होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं अपने दूसरे काम करने में। ठीक है, मान लीजिए कि जाइलम फिलम की बात करते हो, ये दोनों क्या है? परमानेंट सेल हैं, इनको पता है इनका काम क्या है। जाइलम का काम क्या है? वाटर मिनरल को पहुंचाना रूट से डिफरेंट पार्ट में। फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम ये है कि जो भी खाना बन चुका है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना है। तो इनका खुद का काम पता है नहीं। ये डिफरेंशिएटिंग सेल हैं या टिश्यू बोल सकते हैं, ये हैं जो कि परमानेंट है, इनको अपना काम पता है, जिसकी वजह से पूरा प्लांट बॉडी रेगुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा प्लांट बॉडी सर्वाइव कर रहा है।
This form of the growth wherein new cell are always being added to the plant body by the activity of मेरिस्टेम is called the open form of growth। ये जो फॉर्म है ग्रोथ का जहाँ पे नए नए सेल हमेशा जुड़ते जा रहे हैं किसी प्लांट की बॉडी में, ठीक है, मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप का ग्रोथ हो रहा है। ओपन टाइप की ग्रोथ में क्या होगा, मान लीजिए कभी रूट इतना बड़ा था और यहाँ पे शूट इतना बड़ा था, कुछ टाइम बाद देखा रूट इतने बड़े हो गए, ठीक है, शूट भी एकदम बड़ा हो गया। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राम प्रेजेंट है। राम का मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, साम प्रेजेंट है। मीन्स यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे सेल को, जिनके पास कैपेसिटी है आगे डिवीजन करने की। मीन्स ये मेरिस्टेम सेल है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, आगे चल के क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ को, रूट की लेंथ को। अगर हम सैम की बात करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो इनके पास कैपेसिटी होती है आगे डिवाइड करने की, ये आगे शूट को इंक्रीज कराएंगी। तो ये क्या है, ओपन टाइप यहाँ पे बोल सकते हैं ग्रोथ है। वॉट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड, अगर क्या हो कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो आगे डिवीजन करना ही बंद कर दें, रुक जाए, तो क्या प्लांट में कंटिन्यूसली ग्रोथ होगा, नहीं होगा। डज दिस एवर हैपन, नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं इन्हीं की वजह से प्लांट हमेशा के लिए ग्रोथ करते हैं, चाहे उनकी लाइफ कितनी बड़ी ही क्यों ना हो। उनको 100 साल जिंदा रहना है, 200 साल जिंदा रहना है, या 10 दिन ही जिंदा रहना है, तो कंटिन्यूसली जो ग्रोथ हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे सेल की वजह से या टिश्यू की वजह से हो रहा है। अगर इनको ही खत्म कर दिया जाए तो जो परमानेंट टिश्यू है वो तो आगे मेरिस्टेमेटिक का काम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। In earlier classes you have studied about the root apical meristem and shoot apical meristem। आपने कहाँ पढ़ा है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। आपने देखा है कि रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, इनका मेन काम क्या है, प्राइमरी ग्रोथ कराना, प्लांट की जो हाइट है उसको इंक्रीज कराना। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। इनका मेन काम क्या है, इनका जो प्राइमरी वर्क क्या है कि प्राइमरी ग्रोथ कराना, मीन्स हाइट बढ़ाना प्लांट की, ठीक है, इलोंगेशन कराना प्लांट का उनके एक्सिस के अलोंग। You also know that the dicotyledon plant and gymnosperm, the lateral meristem, vascular cambium and the cork cambium appear later in life। आप बाद में ये भी देखे होंगे जो डाइकॉट प्लांट होंगे और जिम्नोस्पर्म। मोनोकॉट का नाम क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ तो होता नहीं है, प्राइमरी ग्रोथ होगा, लेकिन अब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है, तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो मोनोकॉट्स में नहीं होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा वो किस में होगा, डाइकॉट्स में होगा, और किसमें होगा, जिम्नोस्पर्म में होगा। तो इनमें आपको लेटर कुछ समय बाद आपको देखने को मिलता है कि जो लेटरल मेरिस्टम है, या फिर बोल सकते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल मेरिस्टम है, जिनका नाम है वैस्कुलर कैम्बियम हो गया, कॉर कैम्बियम, ये बाद में आते हैं लाइफ में। दीज आर द मेरिस्टम दैट causes increase in the growth of the organ in which they are active। ये जो मेरिस्टम होते हैं, चाहे वैस्कुलर कैम्बियम हो गए, कॉर कैम्बियम हो गए, ये बाद में लाइफ में ऐड होते हैं, क्योंकि इनको क्या शो करना है, सेकेंडरी ग्रोथ कराना है। किस में कराना है, डाइकॉट्स में कराना है, मोनोकॉट्स में नहीं कराना, और जिम्नोस्पर्म में कराना है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑर्गन का ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाए वहाँ पे एक्टिव। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है प्लांट में। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है, ये क्या है, द डायमेस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड द वैस्कुलर कैम्बियम। एरो एक्सहिबिट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ सेल एंड ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे तीनों यहाँ पे बोल सकते हैं मेरिस्टम दिए गए हैं, दो यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ शो करेंगे और एक जो है जो बोल सकते हैं वैस्कुलर कैम्बियम है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। ये देखिए कोई प्लांट है, सपोज करिए उसका जस्ट एक इमेजिनरी डायग्राम बना हुआ है। ये मान लीजिए रूट वाला पार्ट है, ये वाला जो है ऊपर शूट है, नीचे रूट है। जो रूट का यहाँ पे टिप है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, राम प्रेजेंट होगा। इसका नाम है रूट एपिकल मेरिस्टम, जो प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। मिस ऑल टाइम ये क्या करेगा, रूट की हाइट बढ़ाएगा, मिस इसको जमीन के अंदर डेप्थ में लेके जाएगा। बात करते हैं शूट में, तो ये वाला उसके टिप पे कौन है, शैम प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम शूट एपिकल मेरिस्टम। ये ऑल टाइम क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा, ठीक है। जो मेरिस्टम है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं प्लांट का। फिर देखिए इस तरीके से, देखिए जब लेंथ यहाँ पे इनका डायरेक्शन इधर है, ठीक है, डायरेक्शन इधर होता जाएगा, ऊपर की तरफ होगा।
अगर बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम रूट में भी प्रेजेंट है, शूट में भी प्रेजेंट है। ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या करते हैं, देखिए ग्रिथ बढ़ा रहे हैं। ग्रिथ में पहले ये पतला सा था, ठीक है, देखिए पहले पतला सा था, ठीक है प्लांट, अब आगे चल के इसकी ग्रिथ, इसका डायमीटर बढ़ा, इसका बोल सकते हैं इसकी मोटाई बढ़ गई। तो वेस्कुलर, यहाँ पे बोल सकते हैं जो वेस्कुलर कैम्बियम है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ग्रिथ को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, ये क्या करते हैं, लेंथ में इलॉन्गेशन कराते हैं। आगे देखते हैं, ग्रोथ इज मेजरेबल, ठीक है, हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे पैरामीटर दिए गए हैं, हम उससे मेजर करेंगे। ग्रोथ हैज सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अगर हम सेलुलर लेवल की बात करते हैं, किसी सेल में हमको ग्रोथ अगर मेजर करना, तो हम कैसे देखेंगे, सेल है, ठीक है, कोई भी सेल होगा, मैं एनिमल का मानती हूँ, प्लांट का, मैं सेल वॉल को हटा रही हूँ किसी भी सेल में। एनिमल में तो कोई सेल वॉल होते नहीं है, मैं उनको हटा रही हूँ, प्लांट की बात कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि इनके जो सेल वॉल, इनको हटा दिया, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों एक ही होते हैं, इनको हम कह रहे हैं इसके साथ साइटोप्लाज्म के साथ, प्लस साइटोप्लाज्म, ये बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है, और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। अगर हम साइटोप्लाज्म का कंटेंट एक साथ मिला लें, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर किसी सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब उस सेल में क्या हो रहा है, सेलुलर ग्रोथ हो रहा है, सेल की साइज बढ़े, इसका मतलब सेल में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। Since increase in protoplasm is difficulty to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it। ठीक है, डायरेक्टली जो है प्रोटोप्लाज्म को हमको मेजर करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटी से या फिर मोर और लेस प्रोपोर्शनली हम इसको मेजर करेंगे। देखिए, ग्रोथ इज देयर फॉर मेजर बाई वराइटी ऑफ पैरामीटर, सम विच आर, देखिए सम ऑफ विच, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि ग्रोथ को हम डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वराइटी के पैरामीटर से माप रहे हैं। जैसे कि इंक्रीज इन फ्रेश वेट, फ्रेश वेट का मतलब क्या है, कोई प्लांट को हमने उखाड़ के लाया, तो जो भी उसका वेट होगा वाटर कंटेंट के साथ, ठीक है, उसका मास तो होगा ही, लेकिन प्लस वाटर कंटेंट भी है, तो ये क्या है, फ्रेश वेट है। ड्राई वेट क्या होगा, मैंने उस प्लांट को क्या किया, सुखवा दिया, जितने भी वाटर थे वो सब एवापोरेट हो गए, बस उसका क्या बचा हुआ है, मास बचा हुआ है। तो जो ये मास है, जहाँ पे वाटर कंटेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, ड्राई वेट हो गया। लेंथ कितनी है, एरिया कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, साथ में सेल का नंबर कैसा है, ये सब क्या दिखाते हैं, ग्रोथ को मेजर करने में पैरामीटर है, ठीक है। You may find it amazing to know that the one single maize root apical meristem give rise to a more than 17,500 new cell per hour। ठीक है, अगर आपको एक सोचकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि जो एक मेज का प्लांट है, ठीक है, एक सिंगल मेज का जो प्लांट है, जो उसका रूट है, ठीक है, रूट के पास कौन है, रैम है, मेज हम बोल सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम है, जो इसका सिंगल, यहाँ पे एक सिंगल जो सेल है किसका बोल सकते हैं, मेज का, उसका जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो क्या करता है, 17,500 से ज़्यादा नए सेल को ऐड करता है 1 आवर में। मीन्स कितना ज़्यादा उसके सेल में ग्रोथ होगा, जो उसका रूट है उसकी बोल सकते हैं उसमें कितना नए सेल ऐड होंगे, किस तरीके से उसके रूट में ग्रोथ होगा। वेयर ए सेल इन दी वाटरमेलन, अगर हम बात करते हैं वाटरमेलन, सबने खाया तरबूज, तो उसकी साइज़ बड़ी होती है, इसका मतलब उसके साइज़ में कुछ होगा। मे इंक्रीज इन साइज अप टू 3,15,000, ठीक है, लगभग 3.5 लाख, पहले छोटा सा रहा होगा, फिर उसकी साइज़ बढ़ती गई। तरबूज इतने बड़े बड़े मार्केट में मिलते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं उनकी साइज़ में पहले जो साइज़ था उससे 3.5 लाख गुना उसकी साइज़ बढ़ गई, तो ये साइज़ में इंक्रीज हुआ, ठीक है। इन फॉर्मर ग्रोथ इन एक्सप्रेस एज द इंक्रीजिंग सेल नंबर। अभी हमने जो पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखिए मेज में देखा है कि जो उसका रूट एपिकल मेरिस्टम है, सूट नहीं रूट, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि जो मेज है उसका जो सिंगल सेल था, ठीक है, जो सिंगल मेज है उसमें जो उसका रूट एपिकल मेरिस्टम है ना, वो हर एक घंटे में 17,500 नए सेल को ऐड करता जा रहा है। मीन्स उसमें किस तरीके से डिवीजन हो रहा है, हर एक घंटे में 17,500 नए सेल आ रहे 24 आवर्स से, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 आवर्स से, मीन्स एक दिन में कितने नए सेल बन जाएंगे, ठीक। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं वाटरमेलन, जिसकी साइज बढ़ रही है, पहले छोटा रहा होगा, फिर बड़ा साइज हुआ, 3.5 लाख गुना ज़्यादा बढ़ गया छोटे से, ठीक है, बड़ा हो गया, तो यहाँ पे जो साइज में इंक्रीज हो रहा है, ये भी क्या दिखा रहा है कि सेल के नंबर में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसकी सेल जो है साइज में इंक्रीज हो गए, नंबर तो बढ़ा ही है, ठीक है, जब भी इंक्रीजमेंट हुआ है, पहले जब छोटा रहा होगा तो कहीं ना कहीं सेल भी कम रहे होंगे, लेकिन जब बड़ा होता गया स्ट्रक्चर तो सेल भी बड़े, उनकी साइज भी बढ़ गई। तो मेन डोमिनेंट यहाँ पे फीचर क्या है, साइज है।
तो याद रखिएगा कि जब हम लोग मेस की बात करते हैं जहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम हर 1 घंटे में 17,500 नए सेल बना रहा है, ये क्या है, सेल के नंबर में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग वाटरमेलन की बात करते हैं, छोटा सा वाटरमेलन बड़े से वाटरमेलन में तब्दील हो जा रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं 3.5 लाख टाइम्स ये बढ़ जा रहा है, छोटे से बड़ा हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, द लेटर एक्सप्रेस द ग्रोथ इन द इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, किसका, सेल का साइज बढ़ रहा है। वाइल द ग्रोथ इन पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द लेंथ। अगर हम बात करते हैं पॉलन ट्यूब की, हम जानते हैं पॉलन ट्यूब कैसा होता है। जब हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि फ्लावर का जो फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है, गाइनेशियम वाला पार्ट है, वहाँ पे जो बोल सकते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर है कार्पेल का या पिस्टल बोलते हैं, स्टिग्मा पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन गिरेंगे। अगर ये कॉम्पैक्टेबल है, मीन्स सेम स्पीसीज के हैं, तो यहाँ से क्या होगा, पॉलन ट्यूब इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब बनेगा। तो जो पॉलन ट्यूब है इसकी लेंथ भी डिसाइड करेगी कौन जाके ओवरी के जो बेसल पार्ट है वहाँ पे चला जाएगा। मीन्स जो पॉलन ट्यूब है उसके लेंथ पे हम लोग उसका मेजर करेंगे, ठीक है। द एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट द ग्रोथ इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अगर हम बात करते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ किसके पास है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो है डाइकॉट प्लांट के पास है, ठीक है। इनमें जो अगर लीफ में अगर ग्रोथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है किसी में तो लीफ में बढ़ रहा है, वो भी डाइकॉट की लीफ में, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। डाइकॉट की जो लीफ होती है वो कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। अगर आइसोबायलेटरल लीफ की बात करेंगे तो वो किसकी होगी, मोनोकॉट्स की होगी। यहाँ पे देखिए आगे फेजेस ऑफ द ग्रोथ दिए गए हैं, ठीक है। जो फेजेस हैं ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस हैं, यहाँ पे पहला देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फेज हैं। द पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज generally divided into 3 phases, namely the meristematic, elongation and maturation, ठीक है। जो ग्रोथ का हम बात कर रहे हैं, रूट की बात करेंगे, रूट में किस तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं। यहाँ पे 3 यहाँ पे फेजेस है, पहला मेरिस्टेमेटिक है, फिर आपको इलॉन्गेशन जोन देखने को मिलेगा, मैचुरेशन जोन, सबने पढ़ रखा है मॉर्फोलॉजी में, जहाँ पे हम लोग रूट का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, रूट कैप होगा। फिर आपको ये जो जोन देखने को मिलेगा इसे हम क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। फिर एक जोन आएगा जहाँ पे सेल बड़े बड़े होंगे, जो वैक्यूल होंगे उनकी भी साइज बढ़ जाएगी। देखिए प्लांट के सारे सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो इलॉन्गेशन जोन है वहाँ पे इसलिए बताया जाता है क्योंकि यहाँ के जो सेल होते हैं ना वो इलॉन्गेट हो जाते हैं। तो वैक्यूल जो होता है 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है सेल का, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये जो वैक्यूल है उसकी भी साइज इंक्रीज हो गई है। फिर आता है मैचुरेशन जोन, जहाँ पे सेल पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं, इनको पता है इनका काम क्या है। और इनके जो एपिडर्मल सेल हैं, ठीक है, यहाँ पे थ्रेड लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, रूट हेयर में बोलेंगे, जो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यही 3 फेजेस हैं किसके, यहाँ पे ग्रोथ के देखेंगे रूट में। Let us understand this by looking at the root tip। हमने root tip में देख लिया। The constantly dividing cell both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of the growth। अगर हम बात करते हैं root apex की और shoot apex की तो उनके पास क्या है, meristematic cell है। root apex के पास क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है। अगर शूट एपेक्स की बात करते हैं, ठीक है, एकदम जो एपेक्स का मतलब होता है एकदम टिप की बात की जा रही है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टम है। ये कैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है इनके पास, जो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज को, ग्रोथ के जो मेरिस्टेमेटिक फेज है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द सेल इन दिस रीजन, ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उनके बारे में बातें बोली गई हैं। द सेल इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, पॉजेस लार्ज कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियाई। जो सेल होंगे इस रीजन के, जो मेरिस्टेमेटिक के जो सेल होंगे उनके पास क्या होगा, ढेर सारे प्रोटोप्लाज्म होंगे, लार्ज कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियाई होगी, जो न्यूक्लियाई होगी बड़ी होगी, हमें दिखेगी। दियर सेल वॉल आर प्राइमरी नेचर, जो उनका सेल वॉल है वो किससे बना होगा, सेलुलोज से बना होगा। प्लांट की बात हो रही है वो प्राइमरी नेचर का होगा, यहाँ पे कोई सेकेंडरी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा। थिन होगा, पतला होगा एंड सेलुलोजिक होगा। देखिए सेलुलोज से बना हुआ है विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्टिमेटा कनेक्शन, ठीक है। एक सेल इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इस तरीके से, इनके बीच में क्या है, कनेक्शन है, किसके थ्रू है, प्लाज्मोडेस्टिमेटा कनेक्शन है। इनकी सेल कैसी है, पतली है। सेल वॉल किससे बना हुआ है, जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। इनके पास अबंडेंट ढेर सारे प्लाज्मोडेस्टिमेटा कनेक्शन देखने को मिलते हैं। द सेल प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रूट का तो ये क्या है, ये जो होगा यहाँ पे रूट कैप होगा, ठीक है। ये कौन सा, ये टिप पे कौन से मेरिस्टेम है, यहाँ पे बोल सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम है। फिर इसके ऊपर अगर हम देखते हैं अवे की तरफ, दूर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कौन से सेल होंगे, यहाँ पे इलॉन्गेटेड सेल होंगे, जिनके वैक्यूल क्या हो जाएंगे, थोड़े से लंबे हो जाएंगे, इलॉन्गेटेड हो जाएंगे। इसे हम इस फेज को क्या बोलेंगे, फेज ऑफ इलॉन्गेशन बोलेंगे। इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, जो वैक्यूल है यहाँ पे पढ़ चुके हैं।
सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज। यहाँ पे जो सेल होंगे उनकी साइज भी बढ़ जाएगी, नए सेल जो हैं उनके पास क्या होगा, सेल वॉल पे डिपोजिशन होगा, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किस फेज की, बोल सकते हैं जोन ऑफ इलॉन्गेशन की, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेल लार्ज हो जाएंगे, इनकी साइज बढ़ जाएगी, वैक्यूल की साइज इंक्रीज हो जाएगी, और जो नए सेल थे इनके ऊपर क्या हो जाएगा, सेल वॉल प्रेजेंट हो जाएगा। नए सेल कहाँ बन रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल में बन रहे हैं, ठीक है। फर्दर अवे फ्रॉम द अपेक्स दैट इज मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलॉन्गेशन लाई द पोर्शन ऑफ द एक्सिस विच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मैचुरेशन। इसके बाद जब हम लोग बात कर रहे हैं फेज ऑफ इलॉन्गेशन के बाद आपको नया फेज देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा सा और अबे जो प्रॉक्सिमल एंड है, मान लीजिए कि क्या होता है, प्रॉक्सिमल एंड है और ये वाला डिस्टल एंड, ये दूर है, ये जो सॉइल ऑरिजिन है इसके पास है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड पे क्या है, रूट कैप है, यहाँ पे जोन ऑफ मेरिस्टम है, फिर आपको इलॉन्गेशन जोन देखने को मिलेगा, और जो प्रॉक्सिमल साइड है उसके पास कौन सा जोन है, ये बोल सकते हैं मैचुरेशन जोन प्रेजेंट है। अब हम लोग जोन ऑफ मैचुरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं द पोर्शन लाइफ विच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मैचुरेशन द सेल ऑफ दिस जोन। जो मैचुरेशन का जो फेज है, फेज ऑफ मैचुरेशन, यहाँ पे जो सेल पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं, डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, उनको अपना काम पता है, परमानेंट हो चुके हैं, उनके बारे में देखते हैं। The cell in this zone attain their maximum size in term of wall thickening and protoplasmic modification। जो यहाँ के सेल होंगे उनके पास क्या होंगे, वॉल में थिकनिंग हो जाएगी, यहाँ पे जो सेल वॉल है उनके ऊपर और भी थिकनिंग हो जाएगी, साथ में जो उनका प्रोटोप्लाज्म है उनमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। मॉडिफिकेशन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, इनको पता हो गया है कि इनको काम क्या करना, मीन्स ये परमानेंट टिश्यू बनने वाले हैं, ठीक है। Most of the tissue and the cell type you can study in the earlier class represent this phase। आपने बहुत सारे यहाँ पे टिश्यू या सेल टाइप पढ़े होंगे अर्लियर क्लासेस में, ठीक। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है, ये कौन सा टेक्निक है, पैरेलल लाइन टेक्निक है। पैरेलल लाइन टेक्निक का मतलब क्या है कि पहले कोई यहाँ पे देखिए जोन देखा गया था, ये मान लीजिए यहाँ पे देखा गया था, ठीक है, ये यहाँ पे ABCD जो भी मेंशन किया गया यहाँ पे था, लेकिन जब धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हुआ तो ये जो जोन थे अब वो भी कहीं ना कहीं दूर चले गए। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन टेक्निक है। जब ये छोटा सा स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन जो यहाँ पे देखा गया, डिटेक्ट किया गया है किसको, जोन ऑफ इलॉन्गेशन में, तब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, यहाँ पे ढेर सारे पैरेलल लाइन टेक्निक की वजह से देखने को मिल रहा था। जैसे जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इलॉन्गेशन हुआ, तो आपको जो जोन है वो दूर देखने को मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल में इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे सेल इंक्रीज हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, आगे चल के अपना डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ रेट, किस तरीके से ग्रोथ होता है। ये ग्रोथ रेट होता क्या है कि जो भी इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ में पर यूनिट टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म एज ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ रेट को यही डिफाइन किया गया कि कितना टाइम में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, जो भी ग्रोथ हो उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, वो क्या हो गया, ग्रोथ रेट हो गया। थर्स द रेट ऑफ द ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। जो ग्रोथ रेट है इसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल इन वैरायटी ऑफ वे। एक ऑर्गेनिज्म है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट है, ठीक है, वो नए सेल डिफरेंट वे से बना सकते हैं। पहला क्या है, अर्थमेटिक है, दूसरा ज्योमेट्रिक है। देखिए अर्थमेटिक में होता क्या है कि एक सेल होगा जो मेरिस्टेमेटिक है, आगे चल के दो सेल बनाएगा, एक क्या करेगा, मेरिस्टम रहेगा, ठीक है, आगे चल के डिवाइड होगा, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। फिर आगे चल के ये सेल डिवाइड किया तो एक इसका क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक होगा, दूसरा वाला परमानेंट, और पहले से एक परमानेंट था, एक ऐड हुआ। मीन्स कि एक सेल दो सेल जब बनाएगा तो उसमें से एक परमानेंट होता जाएगा, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया है काम में, और एक क्या होगा, आगे चल के डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें देखिए कलर रखा गया है कि डार्क ब्लू है और लाइट है। जो डार्क ब्लू है ये क्या है, अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। ये सेल क्या होंगे, हम बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक, आगे चल के डिवाइड करेंगे, और जो दूसरे सेल होंगे वो परमानेंट होते जा रहे हैं। आगे चल के ये सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, लेकिन जो परमानेंट सेल है वो ऐड होते जा रही है, क्या है, अर्थमेटिक है। लेकिन ज्योमेट्रिक की बात करते हैं कि एक ऐसा सेल है जो क्या है, मेरिस्टेम, जितने भी सेल ये क्या करेंगे, देंगे, मीन्स जो नए सेल बनेंगे ये क्या होंगे, वो उनके पास कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की, वो मेरिस्टम होंगे। फिर आगे जितने भी सेल बनेंगे उनसे वो भी क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक होंगे, मीन्स माइटोसिस करेंगे, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक शो करेगा, ठीक है। अगर हम लोग जाइगोट की बात करते हैं, अगर कोई भी जाइगोट बना हुआ है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिक फेज देखने को मिलेगा, जिसमें सारे सेल क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे, मीन्स माइटोसिस क्या होगा, धुआंधार होगा। यहाँ पे लगातार माइटोसिस होता जा रहा है, जाइगोट से हमें एम्ब्रियो बनाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक
सिंगल सेल से मीन्स डिप्लॉइड सेल है, वहाँ से हमें एक ऐसी बॉडी बनानी है जिसके पास बिलियंस ऑफ सेल होने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, खूब माइटोसिस होगा, मीन्स ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो होगा। और आफ्टर कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ही सेल क्या होंगे, आगे चल के हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखाएंगे, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, अर्थमेटिक हो जाएंगे। मीन्स कुछ सेल के पास कैपेसिटी होगी डिवीजन करने के लिए, बाकी सेल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, उनकी जो कैपेसिटी थी डिवाइड करने की वो लूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है अर्थमेटिक में क्या होगा कि जब भी एक सेल डिवाइड होगा तो एक क्या होगा, परमानेंट बनता जाएगा, दूसरा वाला मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा, उसके पास कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की। जितनी बार वो डिवाइड करेगा हर बार एक परमानेंट को जन्म देगा और एक नया अपने आप को मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगा। ठीक, लेकिन ज्योमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई परमानेंट यहाँ पे सेल या टिश्यू नहीं बनते हैं, ये सीधे क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल को जन्म देते हैं। जितने भी सेल बनेंगे, जितनी बार सेल डिवाइड होगा उतनी बार मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, तो पहले ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है, मीन्स पहले क्या होगा, लगातार सेल डिवाइड होगा, मीन्स माइटोसिस होगा, लगातार माइटोसिस तभी होगा जब मेरिस्टेमेटिक सेल है। फिर अर्थमेटिक हो जाएगा, अर्थमेटिक में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे सेल होंगे जो परमानेंट हो जाएंगे, कुछ ऐसे सेल होंगे जो अभी भी डिवाइड कर रहे हैं, उनके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे द ग्रोथ रेट शो एन इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है ये दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा, पहला अर्थमेटिक होगा, दूसरा ज्योमेट्रिकल होगा। अब एक एक करके डिफाइन करते हैं। इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिकल सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। जो अर्थमेटिक ग्रोथ है यहाँ पे एक यहाँ पे बोल सकते हैं माइटोसिस होगा। ठीक है, यहाँ पे दो सेल बने, एक क्या होगा, अभी भी इसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, मेरिस्टम है, और दूसरा वाला क्या होगा, परमानेंट हो गया, ये डिफरेंशिएट कर लिया। फिर आगे ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएंगे, यहाँ पे सेल तो डिवाइड करेगा, ये तो नहीं कर पाएगा, अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है डिवीजन करने की। ठीक है, इसके पास तो कैपेसिटी है, इसको पता है इसको काम क्या करना है, इसको अपना काम पता चल गया है, ये परमानेंट हो गया। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इसके पास कैपेसिटी है डिवीजन करने की, तो फिर से आगे जब दो सेल बनाएगा तो एक सेल क्या हो जाएगा, मेरिस्टम रहेगा, उसके पास भी कैपेसिटी है डिवाइड करने की, लेकिन दूसरा वाला क्या होगा, परमानेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये कैसा है, अर्थमेटिक है कि मीन्स कि जब एक माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो एक डॉटर सेल क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, लेकिन दूसरा जो डॉटर सेल है वो मैच्योर हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। The simplest expression for the arithmetic growth is exemplified by the root elongation at a constant rate। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को कहाँ मिलेगा, जब भी रूट का इलोंगेशन होता है उस समय देखने को मिलता है कि एक सेल है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है। ठीक है, जो माइटोसिस कर रहा है ये सेल आगे चल के दो सेल बनाए, एक के पास क्या है, कैपेसिटी है डिवाइड करने की, एक के पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, लेकिन दूसरे के पास क्या हो, कोई कैपेसिटी नहीं है, वो लूज कर दिया, ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया, आगे डिवीजन नहीं करेगा, इसको अपना काम पता है। लेकिन जिसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, फिर से एक से दो सेल बनेंगे, एक सेल के पास क्या होगा, एक डॉटर सेल के पास कैपेसिटी होगा डिवाइड करने का, लेकिन दूसरा वाला क्या होगा, परमानेंट होता जाएगा। फिर से जो कैपेसिटी वाला सेल है जिसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने के लिए, फिर से दो सेल बनाएंगे, एक के पास कैपेसिटी होगा, दूसरे के पास परमानेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अर्थमेटिक में होता है। और बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा, जब रूट का इलोंगेशन होता है कांस्टेंट रेट से। ठीक है, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट द टाइम अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन। जब आप किसी भी लेंथ को प्लॉट करते हैं टाइम से, ठीक है, कि कितना लेंथ बढ़ा टाइम से, में धीरे धीरे समय बीतता गया तो लेंथ कैसा बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, कोई प्लांट की हाइट है, जीरो से तो होगी नहीं, पहले सीडलिंग रहा होगा, फिर उसकी हाइट बढ़ी होगी, कहीं से उसकी हाइट रही होगी, ऐसा नहीं है कि एकदम शुरुआत से देख रहे, नहीं, उसकी हाइट कहीं से रही होगी। तो जब भी हाइट बढ़ रहा है किसी प्लांट का धीरे धीरे समय के साथ, तो एक लीनियर यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, एक लीनियर कर्व देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, जब अर्थमेटिक ग्रोथ होगा। ठीक है, क्यों इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे माइटोटिक सेल है ना, जब भी डिवीजन करेंगे तो एक सेल के पास तो कैपेसिटी है डिवीजन करने की, लेकिन दूसरा सेल क्या हो रहा है, परमानेंट होता जा रहा है। ओके, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस एट LT इक्वल टू L0 प्लस RT हो गया। LT क्या है, लेंथ एट द टाइम t, यहाँ पे जो लेंथ है इस टाइम पे, टाइम t पे, L0 क्या है, लेंथ एट टाइम t 0, या फिर बोल सकते हैं L0। यहाँ पे देखिए ये एक टाइम था L0, ठीक है, लेंथ है किसी प्लांट का जब टाइम क्या है, 0 है। ठीक है, शुरुआत तो यहाँ से हो रही है, टाइम तो यहाँ पे 0 रहा होगा कभी ना कभी, लेकिन जब धीरे 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 हाइट बढ़ रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बोल सकते हैं LT, यहाँ पे जो लेंथ हो गया प्लांट का LT हो गया, मिस t टाइम के बाद उसकी लेंथ क्या हो गई, LT हो गई। आगे देखते हैं R क्या है, ग्रोथ रेट, या फिर बोल सकते हैं इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, की जो R क्या है, ग्रोथ रेट, कितना उसका बोल सकते हैं लेंथ बढ़ा, कितना उसमें इलोंगेशन हुआ टाइम के अकॉर्डिंग। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अब हम लोग दूसरा ग्रोथ देखने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ।
ठीक है। हम लोगों ने पहले देख लिया जो अर्थमेटिक था, इसके लिए जो बोल सकते हैं जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, वो लीनियर होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, लीनियर कर्व देखेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए लीनियर कर्व देखेंगे। लेकिन हम लोग ज्योमेट्रिक के लिए कुछ और कर्व देखेंगे। यहाँ पे आइए, लेट अस नाउ सी what happen in geometric growth. In most system the initial growth is slow lag phase and it increases rapidly thereafter at an exponential rate log or exponential phase. ठीक है, शुरुआत में क्या होता है, एक लैग फेज आता है जहाँ पे जो ग्रोथ होता है बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे होता है। इसके बाद अचानक से रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, फिर क्या दिखाता है, एक्सपोनेंशियल रेट दिखाता है, या लॉग बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था लेकिन अचानक से बढ़ गया। मीन्स कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसको कुछ न्यूट्रिएंट मिल गए या फिर उसको ऐसा फेवरेबल कंडीशन मिल गया कि उसकी ग्रोथ बहुत तेज बढ़ गई। ठीक है, हियर बोथ द प्रोजेनी सेल फॉर्मिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू डू सो। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक माइटोटिक सेल था जो माइटोसिस कर रहा था, यहाँ पे 1 से 2 सेल बन रहे थे, इन दोनों के पास कैपेसिटी आगे होगा क्या करने का, सेल डिवीजन करने का। मीन्स अभी भी ये कैसे हैं, बोल सकते हैं ये मेरिस्टम है या फिर बोल सकते हैं इनके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की। दोनों ही यहाँ पे ये 2 सेल बनाएंगे, फिर ये भी आगे चल के 2 सेल बनाएंगे, जितने भी सेल बनेंगे आगे क्या होंगे, उनके पास कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की। ठीक है, However, with limited nutrient supply, the growth slow down leading to stationary phase. ठीक है, एक बार क्या हुआ कि स्लोली पहले ग्रोथ हो रहा था, लेकिन अचानक से एक्सपोनेंशियल फेज आ गया। पहले लैग फेज था, बहुत स्लोली ग्रोथ हुआ, फिर क्या आया, एक्सपोनेंशियल या फिर इसको बोलते हैं लॉग फेज बोलते हैं। फिर कुछ टाइम बाद आपको स्टेशनरी देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट सप्लाई था वो लिमिटेड था। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट होगा वो बहुत ही लिमिटेड है, तो वहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, एक समय बाद वो ठहर जाएगा, रुक जाएगा, स्टेशनरी फेज देखने को मिलेगा। इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम वी गेट अ टिपिकल सिग्मॉइड और एस कर्व। जब हम लोग इस पैरामीटर को ग्रोथ को अगेंस्ट टाइम के अगेंस्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो आपको एक टिपिकल कर्व देखने को मिलता है। इसे हम सिग्मॉइड बोलते हैं या फिर यस कर्व बोलते हैं। अ सिग्मॉइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट। ये जो सिग्मॉइड कर्व है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है। कोई प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, क्योंकि सबके लिए जो भी न्यूट्रिएंट है ना वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट है, बैक्टीरिया तो है नहीं कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है, नहीं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, तो उनके लिए क्या है, जो न्यूट्रिएंट है ये लिमिटेड है, तो आपको वहाँ पे सिग्मॉइड या शेप का कर्व देखने को मिलेगा। इट इज़ टिपिकल फॉर ऑल द सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये किसके लिए है, जितने भी सेल होंगे, ठीक है, प्लांट के टिश्यू होंगे, ऑर्गन होंगे, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। कैन यू थिंक मोर सिमिलर एग्जाम्पल, क्या और भी सोच सकते हैं इनके बारे में एग्जाम्पल। What kind of the curve you can expected in the tree showing the seasonal activity। अगर कोई ट्री है उसमें सीजनल एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, मीन्स सीजन में क्या हो रहा है, प्लांट है, एक सीजन में क्या होता है, मान लीजिए मैंगो है, सपोज करिए, एक ऐसा आम का पौधा है या पेड़ है, ठीक है, इसमें जब बोल सकते हैं कि जो मई का महीना आता है या फिर अप्रैल से लेके मई जून तक का, इसमें क्या होते हैं, इनके फ्रूट लगे होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ये फ्रूट तो निकल जाते हैं, हम लोग इन्हें खा लेते हैं, फिर इनके पास क्या होता है, फिर से बेचारे अकेले हो जाते हैं, फिर एक नया नेक्स्ट सीजन आता है, फिर ये फ्रूट वगैरह देते हैं, फिर से हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक पहले देखने को मिलता है कि यहाँ पे स्लो ग्रोथ होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होगा, फिर एक बार स्टेशनरी हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए भी क्या है, न्यूट्रिएंट जो है वो क्या है, एकदम लिमिटेड है। तो यहाँ पे जो सीजनल एक्टिविटी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ये कैसे होते हैं, यहाँ पे आपको एस या फिर बोल सकते हैं सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ देखिए, जैसे कि साइज है वेट ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, टाइम से। पहला ये जो फेज है इसे क्या बोलते हैं, लैग फेज। लैग फेज क्या होता है, बहुत ही स्लो फेज होता है, ठीक है, ये स्लो फेज है, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं स्लो फेज है। एक्सपोनेंशियल को हम लोग लॉग फेज बोलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत तेज रफ्तार से यहाँ पे ग्रोथ होगी, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है लिमिटेड है। ये किस टाइप का ग्राफ है, ये बोल सकते हैं सिग्मॉइड कर्व है, ठीक है, सिग्मॉइड या फिर बोल सकते हैं यस कर्व है ये, ठीक। आगे देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 इक्वल टू W0 e की पावर RT। W1 क्या है, फाइनल साइज है, ठीक है, वेट है, हाइट है, नंबर है। W1 को कुछ भी लिया जा सकता है जो फाइनल साइज है, वेट के टर्म में भी ले सकते हैं हम लोग, हाइट के टर्म में भी, नंबर के टर्म में भी।
डब्ल्यू नॉट को क्या बोलते हैं, इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। आर क्या है, ग्रोथ रेट है, हमें पहले से पता है। टी क्या है, टाइम है, लेकिन यहाँ पे ई एक नया टर्म ऐड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो W1 इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई द पावर आर टी है। ओके, सबसे आइडियल, ये बोल सकते हैं आइडियलाइज्ड सिग्मोइड कर्व टिपिकल ऑफ द सेल इन कल्चर एंड मेनी हायर प्लांट एंड द प्लांट ऑर्गन। सबसे बोल सकते हैं आइडियल होते हैं ये कर्व, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किस तरीके से हुई है। जो अर्थमेटिक है ना, ये कोई टिपिकल नहीं है, ये अर्थमेटिक जो था, यहाँ पे हाइट पहले से कुछ थी, यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी, ठीक है, एल टी यहाँ हो गया, यहाँ पे एल नॉट है हाइट, ठीक। यहाँ पे आर क्या है, ग्रोथ रेट है या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है, देखिए सीधे लीनियर बनता हुआ जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर कर्व ऑब्टेन होगा, ठीक, ये लीनियर कर्व ऑब्टेन होगा। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। Here R is the relative growth rate and also measure the ability of plant to produce new plant material referred to as the efficiency index, ठीक है। R को रिप्रेजेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं, R क्या है, ग्रोथ रेट है, ठीक है, पहला। दूसरा हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव ग्रोथ हो रहा है R को रिप्रेजेंट करने के लिए। तीसरा क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी इंडेक्स बोलेंगे, ठीक। R क्या है, एक रिलेटिव ग्रोथ है, ठीक है, इसके पास क्या है, इससे हम मेजर कर सकते हैं कि इसके पास कितनी एबिलिटी है प्लांट के पास कि नए प्लांट के मटेरियल बना सके, तो इसे हम इफिशिएंसी इंडेक्स बोल सकते हैं। हियर द फाइनल साइज ऑफ W1, जो W1 है फाइनल साइज है, किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है W1 इक्वल टू होता है W नॉट ई द पावर आर टी। W1 क्या है, फाइनल साइज है, चाहे वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, नंबर हो सकता है। W नॉट क्या है, इनिशियल साइज है, बिगिनिंग के टाइम, ठीक है। ई क्या है, इसको बोलेंगे बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है। आर क्या है, ग्रोथ रेट हो गया, या फिर बोल सकते हैं इफिशिएंसी इंडेक्स हो गया, रिलेटिव ग्रोथ हो गया, टी क्या है, टाइम है। और ये सबसे रियलिस्टिक या फिर बोल सकते हैं सबसे आइडियल यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिलता है, सिग्मोइड कर्व जो देखने को मिलता है, ऐसा ही नेचर में पाया भी जाता है। क्या होगा, पहले स्लो ग्रोथ होगा, फिर धीरे से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो हो जाएगा, फिर एक समय बाद क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा। जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो अर्थमेटिक है, यहाँ पे लीनियर कर्व दिखा रहा है इस तरीके से। ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ये रूट ऑफ प्लांट के जो रूट है, इलोंगेशन जोन है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। अर्थमेटिक के लिए हमने कैसा ग्राफ देखा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे हमने लीनियर देखा अर्थमेटिक के लिए, ठीक है, लीनियर कर्व देखा। यहाँ का जो फॉर्मूला है एल टी इक्वल टू एल नॉट आर टी हो गया। अगर हम ज्योमेट्रिक की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे अर्थमेटिक में क्या था कि एक जो माइटोटिक सेल था आगे डिवीजन करके एक परमानेंट बना रहा है, दूसरा क्या है, उसके पास अभी भी कैपेसिटी है डिवाइड करने की। फिर आगे जो परमानेंट जो टिश्यू है उसको पता है उसका काम क्या है, वो अपना काम करेगा, लेकिन जो भी सेल डिवाइड करा जो मेरिस्टेमेटिक है वो आगे चल के फिर से दो नए सेल बनाएंगे, जिसमें से एक परमानेंट होगा और एक ऐसे डॉटर सेल होंगे जो फिर से डिवाइड करेंगे, तो ये अर्थमेटिक हो गया। ज्योमेट्रिक में क्या होगा, जितने भी सेल होंगे वो आगे चल के उनके पास अभी भी कैपेसिटी, सारे सेल के पास जितने भी डॉटर सेल बने उनके पास कैपेसिटी है आगे चल के माइटोसिस करने की। तो इनका जो फॉर्मूला है W1 इक्वल टू W नॉट ई द पावर आर टी है। इसमें जो हमको कर्व देखने को मिलता है इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड, ठीक है, सिग्मोइड या फिर हम लोग एस कर्व बोलते हैं, ठीक, ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं जाइगोट में, तो जाइगोट में क्या होता है, दो सेल का बना है, ठीक है, 2n है, डिप्लॉइड है क्योंकि एक मेल गैमेट से आएगा स्पर्म के थ्रू, फीमेल के पास ओवम से आएगा एक, ठीक है। हैप्लॉइड यहाँ पे कंडीशन है, दोनों के पास गैमेट के पास आगे चल के फ्यूजन होगा तो 2n हो जाएगा, डिप्लॉइड कंडीशन। अब यहाँ पे दो ही सेल है, आगे चल के इसको डिवीजन करें, क्योंकि अगर ह्यूमन की बॉडी बना रहा है सपोज करिए तो बिलियंस ऑफ द सेल चाहिए, प्लांट की बॉडी बना रहा है तब भी आपको यहाँ पे मिलियंस ऑफ द सेल्स तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, धुआंधार माइटोसिस होगा। माइटोसिस तभी होगा जब जितने भी सेल आगे चल के दो नए सेल बना रहे हैं उनके पास कैपेसिटी हो फिर से डिवाइड करने के लिए, ठीक है, जो भी उनके डॉटर सेल बने हैं खुद डिवाइड करें, तो क्या है, ज्योमेट्रिक फेज दिखाएगा, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, अर्थमेटिक फेज देखने को मिलेगा कि जो सेल हैं उनके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने के लिए और इन सेल के पास कैपेसिटी डिवाइड करने के लिए नहीं है, ये परमानेंट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखें, यहाँ पे दिया गया है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन 2 डिफरेंट वे। यहाँ पे क्वांटिटेटिव, यहाँ पे हम क्वांटिटी देखेंगे कि किस तरीके से हम कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रोथ की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, 2 वे। पहला क्या है, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है। जो यहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है, यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं टोटल ग्रोथ का, इसे हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कह रहे हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के लिए फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इक्वल टू होता है फाइनल
माइनस इनिशियल, जो फाइनल पहले जो भी साइज था, जो भी ग्रोथ था, माइनस कर देंगे इनिशियल। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट इक्वल टू हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, या फिर बोल सकते हैं जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होगा उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू से। ओके, यहाँ पे देखते हैं जो सेकंड वे है, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस एज द कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट। पहला क्या होगा, दो वे हैं क्वांटिटेटिव जो कंपैरिजन करने का, दो तरीका। पहला है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाल लीजिए, जो भी फाइनल साइज है उसको इनिशियल से माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट के लिए, तो वहाँ पे जो भी आपने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाला है उसको आप इनिशियल जो भी रहा होगा अमाउंट उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। इन फिगर्स 13.7 two leaf A and B are drawn in different size but show the absolute increase in the area in given time to give a leaf A1 dash B1 dash, however one of them show higher relative growth rate, which one and why। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ के आपके सामने दो पत्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, ए है, ए बी है। पहले पत्ती जो इनिशियल था उसकी जो साइज थी उसकी एरिया दी गई है, ठीक है, वो कितनी थी, 5, ठीक है। इनिशियल इसका जो बोल सकते हैं एरिया 5 था, बाद में ये बड़ी हो गई, 10 हो गया। अगर हम इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालूं तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। मैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हुआ 10 माइनस 5 की तो कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है 5 है। यहाँ पे देखती हूँ 50 था, 55 हो गया। मीन्स अगर मैं इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालती हूँ तो फाइनल कितना है, 55 है एरिया, ठीक है, इस बी वाली लीफ का। और इसका पहले इनिशियल कितना था, 50 था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं यूनिट के साथ लिखती हूँ, एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों का बोल सकते हैं जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, ठीक है, दोनों का जो ए बराबर बी लिख लीजिए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है यहाँ पे दोनों का सेम है, कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चलिए देखते हैं इनका रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या होगा, जो भी आपने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाला उसको इनिशियल से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 निकाला था, हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिलेटिव निकाल रही हूँ, पहले वाले का 5 था, इनिशियली कितना है 5, तो मीन्स 1 हो गया, ठीक है। अगर आप परसेंट में निकालेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 100% हो गया, ठीक है। अगर इसमें देखती हूँ रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो इसमें देखने को क्या मिलेगा, इनिशियल कितने हैं, यहाँ पे 50 था, बाद में 55, मीन्स मैं एब्सोल्यूट पहले से निकाल के रखी हूँ, वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। इनिशियल कितना है, 50 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 1/10 हो गया। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूँ तो यहाँ पे मैंने परसेंट निकाला तो कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ कितने हो गए, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ सिर्फ 10% हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने कैसे किया है, एक बार फिर से देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला देखना है कि फाइनल जो भी रहा होगा अमाउंट, जो फाइनल एरिया है जो भी है उसको माइनस कर देंगे इनिशियल, ये क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, फिर इनिशियल से डिवाइड। मैं यहाँ सीधे ये भी बोल सकती हूँ कि जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है। आपको इनिशियल से डिवाइड कर देना है। दो पत्तियां दी गई हैं ए और बी। पहले जो इनिशियल इसका एरिया था 5 सेंटीमीटर था, बाद में कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसका आराम से एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाल सकती हूँ। फाइनल कितना है 10 माइनस 5, तो टोटल एरिया कितना हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी पत्ती है बी, जिसका बोल सकते हैं इनिशियल यहाँ पे एरिया है 50, बाद में देखा गया उसकी साइज बढ़ी, एरिया बढ़ा तो 55 हो गया। तो हम जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो कितना हो जाएगा 55 माइनस 50, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करना। लेकिन अगर हमको रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालना है तो क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं जो भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाला उसको बस इनिशियल वाला जो भी अमाउंट है, जो भी एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे देखा फाइनल कितना है 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ऊपर कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 5 मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको परसेंटेज में करूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये पूरा कितने हो गया 100% हो गया। अगर मैं इसमें देखती हूँ, ठीक है, तो इसमें मैंने देखा जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है यहाँ पे 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाई इनिशियल कितना है 50, तो यहाँ पे ऊपर हो गया 5/50, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/10, या फिर मैं लिख सकती हूँ 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ इतना ही है। या फिर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ परसेंटेज के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सिर्फ 10% ही इसमें क्या हुआ है, रिलेटिव ग्रोथ रेट हुआ है, ठीक है।
आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में आपको डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।